नमस्कार। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो किसी आर्कियोलॉजिस्ट की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके व्यक्तिगत और सच कहूं तो अविश्वसनीय अनुभवों का एक कच्चा चिट्ठा है। मामला है नेपाल बॉर्डर के पास एक बहुत पुराने तांत्रिक मठ की खुदाई का और एक खजाने की खोज का। हाँ, एक रहस्यमयी खजाना और कुछ ऐसी घटनाएं जिन पर मतलब यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। मतलब क्या ये कोई पैरानॉर्मल घटना है? हाँ, या फिर कोई गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव जिसका नतीजा ये सब हो, या फिर वाकई में अतीत की कोई भूली बिसरी कहानी जो दोबारा जी जा रही है। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। इसमें 3 अलग-अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। कौन सी 3? एक तो है पुरातत्व का ठोस विज्ञान, दूसरा स्थानीय लोक कथाओं का जादू, और तीसरा तांत्रिक परंपरा का गहरा रहस्य। बिल्कुल। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये तीनों टकराते हैं तो हकीकत का कौन सा चेहरा सामने आता है। चलिए तो फिर इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी का नायक, जैसा मैंने कहा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक अफसर है। ओके। और उसकी पारा मनोविज्ञान में भी गहरी दिलचस्पी है। अच्छा, पैरासाइकोलॉजी में। तो उन्हें नेपाल की तराई में भेजा जाता है एक करीब 300 साल पुराने मठ के खंडोरों की खुदाई के लिए। और वहाँ की सबसे बड़ी अफवाह क्या है? कि वहाँ बेशुमार खजाना छिपा हुआ है। जैसा कि ऐसी जगहों पर होता ही है। बिल्कुल। तो सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि एक पूर्णिमा की रात नहीं आ गई। ओह। काम वाली इस जगह पर नायक के सामने अचानक एक लड़की प्रकट हो जाती है, कोई 18-20 साल की। अचानक मतलब कहाँ से? बस हवा में से जैसे। वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। और उसने पहना क्या है? उसने रुद्राक्ष, मूंगे और शंखों की मालाएं पहनी हैं और माथे पर एक बड़ा सा लाल टीका है। मतलब उन सुनसान खंडरों में उसका इस तरह आ जाना ही दहला देने वाला था। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक एंगल बहुत दिलचस्प है ना? क्या? नायक को उस इलाके के एक जानकार व्यक्ति हैं, गोपाल बाबू। वो पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के थारू जनजाति की औरतें बहुत सुंदर होती हैं और जादू टोना भी जानती हैं। हाँ, ये बात सही है। तो आप सोचिए, नायक का दिमाग पहले से ही इन कहानियों के लिए तैयार है। हाँ, उसके मन में एक रहस्य का बीज तो बो दिया गया है। बिल्कुल। तो जब वो लड़की सामने आती है तो वो इसे सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक पहेली की तरह दिखता है। और वो लड़की इस पहेली को और गहरा कर देती है। वो कुछ मांगती है। क्या? खुदाई में मिली एक खास मूर्ति। और ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। अच्छा? ये शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसके आधे हिस्से में तांडव करते शिव हैं और आधे में काम नृत्य करती महाकाली। शिव और महाकाली एक ही मूर्ति में? शिव का पैर कामदेव पर है और महाकाली का पैर रति की छाती पर। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो ये विजुअली बड़ा पावरफुल लगा। पावरफुल से भी बढ़कर ये मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है जिसे पत्थर में उकेरा गया है। मतलब? ये कपालिक युग की तांत्रिक प्रथाओं का प्रतीक है। शिव और शक्ति का ये रूप विनाश और सृजन के उस संतुलन को दिखाता है जो तांत्रिक दर्शन का कोर आइडिया है। विनाश और सृजन का संतुलन? हाँ, इसका मिलना सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, ये उस मठ के भुला दिए गए वर्ल्ड व्यू की चाबी मिलने जैसा है। और यहीं से कहानी में असल सौदा शुरू होता है। वो लड़की दावा करती है कि ये मठ 300 नहीं 700 साल पुराना है। हाँ, 700 साल। और वो मूर्ति मठ के प्रमुख देवता की है। वो एक डील ऑफर करती है। खजाने के बदले मूर्ति? बिल्कुल। वो कहती है खजाने का रास्ता बता दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि मूर्ति मुझे वापस मिल जाए और ये बात गुप्त रहे। और फिर? वो अगली अमावस्या की रात को आने का वादा करके हवा में जैसे गायब हो जाती है। गायब हो जाती है? हाँ। अब अमावस्या की रात आती है लेकिन वो लड़की नहीं आती। तो फिर क्या होता है? उसके बजाय नायक को एक बहुत ही अजीब सम्मोहन का अनुभव होता है। उसे लगता है जैसे वो जाग रहा है लेकिन हिल नहीं सकता। स्लीप पैरालिसिस जैसा कुछ शायद। और इसी हालत में उसे महसूस होता है कि कोई सुंदर स्त्री उसके बिस्तर पर बैठकर उसका सिर सहला रही है और वो अनजाने में ही उन खंडोरों की तरफ खिंचा चला जाता है। अब यहाँ कहानी एक दोराहे पर खड़ी हो जाती है ना? कैसे? क्या ये वाकई कोई बाहरी शक्ति है, कोई आत्मा या कोई तांत्रिक प्रयोग, या फिर ये नायक का अपना अवचेतन मन? मतलब ऑटो सजेशन। हाँ, सोचिए ना, खजाने का लालच, उस रहस्यमयी लड़की का जुनून, गोपाल बाबू की कहानियां, ये सब मिलकर उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाल चुके हैं कि वो खुद ऐसी चीजों का अनुभव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी दौरान खुदाई वाली जगह पर एक और भयानक खोज होती है।
क्या मिलता है? मत का गर्भगृह, लेकिन अंदर का जो नजारा है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या था अंदर? दीवारों पर 1 दर्जन नर कंकाल खूंटियों से लटके हुए हैं। क्या कंकाल? हाँ, ये कोई पुरातात्विक स्थल नहीं, ये तो किसी बलि देने की जगह लग रही थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जाहिर है ये खुशी से ज्यादा डर लेकर आई होगी ये खोज। बिल्कुल, ये देखकर मजदूर और नायक का एक सहयोगी वर्मा जी तो बेहोश ही हो जाते हैं। ओह, और जब वर्मा जी को होश आता है तो वो एक और अविश्वसनीय बात बताते हैं। अब और क्या? वो कहते हैं कि उन्होंने गर्भगृह के अंदर एक विशालकाय सन्यासी को देखा था जो पलक झपकते ही एक भयंकर काले सांप में बदल गया। सांप में? और उस सांप के सिर पर जटाएं थी। 1 मिनट, सांप के सिर पर जटाएं? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। क्या ये मुमकिन है, या ये एक क्लासिक केस है जिसे मनोविज्ञान में शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं? मतलब एक का डर दूसरे में फैल गया। हाँ, वर्मा जी पहले से ही डरे हुए थे, कंकाल देखकर बेहोश हो गए। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उनके डरे हुए दिमाग ने ही एक विशाल सांप की छवि बना ली हो? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो यही एकमात्र तार्किक व्याख्या लगती है। लेकिन यहीं पर लोक कथा विज्ञान से टकराती है। गोपाल बाबू बताते हैं कि उस इलाके में ये मान्यता है कि जो सांप 200 साल से ज्यादा जी लेते हैं उनके सिर पर जटाएं उगाती हैं। हाँ, वो उसे कोई आम सांप नहीं बल्कि नाग बाबा कहते हैं। मठ का कोई सिद्ध योगी या रक्षक जो सांप का रूप ले सकता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो ये एक सामूहिक मतिभ्रम है या फिर एक आध्यात्मिक शक्ति जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। तो अब हमारे नायक के पास 2 रहस्य हैं, एक गायब हो जाने वाली लड़की और एक सांप में बदलने वाला योगी। और कहानी और उलझ जाती है। हाँ, जब वो जवाब ढूंढने के लिए गोपाल बाबू के पास वापस जाता है तो कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोपाल बाबू कुछ और बताते हैं। वो बताते हैं कि वो थारू युवती आकाशगामिनी है जो उन्हीं नाग बाबा की शिष्य है और हिमालय में रहती है। आकाशगामिनी, इसका मतलब? आकाश में उड़ने वाली। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, आकाश में विचरण करने वाली। लेकिन तांत्रिक परंपरा में ये सिर्फ उड़ने की शक्ति नहीं है, यह चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था का प्रतीक है। अच्छा। जहाँ योगी या योगिनी भौतिक नियमों से परे हो जाते हैं। तो गोपाल बाबू यहाँ सिर्फ एक लोक कथा नहीं सुना रहे, वो उस युवती को एक असाधारण सिद्ध शक्ति का दर्जा दे रहे हैं। इसके बाद नायक को गर्भगृह के पास एक गुप्त तहखाने का लोहे का दरवाजा मिलता है। खजाने का दरवाजा? शायद, लेकिन वो किसी मंत्र से सुरक्षित लगता है। उसे छूते ही कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ देती है। बाप रे। हार कर वो मदद के लिए एक नेपाली तांत्रिक राजेंद्र बहादुर थापा के पास जाता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हाँ। सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच। थापा बताता है कि वो थारू युवती जिसका नाम चंद्रा है वो कोई जीवित इंसान नहीं है। तो फिर कौन है? वो एक आत्मा है। एक आत्मा? हाँ, 300 साल पहले उसी की बलि देकर तांत्रिक विधि से उस खजाने को बांधा गया था ताकि कोई उसे चुरा ना सके। हमें यहाँ एक पल के लिए रुकना होगा। ये खजाना बांधने की जो बात है इसे समझना जरूरी है। ये तांत्रिक कर्मकांड के सबसे स्याह पहलुओं में से एक है। इसका मतलब सिर्फ एक आत्मा को पहरेदार बनाना नहीं है, ये एक हिंसक क्रिया है जिसमें एक आत्मा की मुक्ति को जबरदस्ती सांसारिक लालच से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, सोने और जवाहरात से वो आत्मा न तो आगे जा सकती है न ही मुक्त हो सकती है, वो हमेशा के लिए उस खजाने की कैदी बन जाती है। ये तो बहुत दुखद है। ये अपने आप में कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो लड़की जो अब तक एक रहस्यमयी शक्ति लग रही थी, वो असल में एक शिकार है, एक पीड़ित। और थापा एक और खुलासा करता है जो गोपाल बाबू के किरदार पर भी सवाल खड़े करता है। क्या? वो बताता है कि गोपाल बाबू ने भी कुछ साल पहले उस खजाने को निकालने की कोशिश की थी। अच्छा? चंद्रा की आत्मा उनके पास भी गई थी, लेकिन गोपाल बाबू ने उसे एक साधारण थारू युवती समझकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ओह नहीं! और ऐसा करने पर मठ की बाकी आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया और वो बाल बाल बचे। तो गोपाल बाबू सिर्फ एक सीधे साधे कहानीकार नहीं है? नहीं, वो एक नाकामयाब खजाना चोर है जिनका अपना एक काला अतीत है। ये घटना दिखाती है कि उस जगह की शक्तियाँ कितनी जटिल हैं। चंद्रा की आत्मा सिर्फ एक पहरेदार नहीं है, वो अपनी शर्तों पे काम करती है। वो लोगों के इरादों को परखती है। बिल्कुल। गोपाल बाबू का इरादा गलत था, इसलिए उन्हें दंड मिला। अब सवाल ये है कि हमारे नायक का इरादा क्या है? और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। थापा अमावस्या की रात
एक तांत्रिक क्रिया करता है। और चंद्रा की आत्मा को बुलाता है? हाँ, और तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। नायक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता और अंदर चला जाता है। और अंदर का नजारा कल्पना से परे है। सोने की सिल्लियां, अशर्फियां, जवाहरात। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि थापा बेहोश पड़ा है। क्यों? लगता है चंद्रा की आत्मा ही उसका मंत्र तोड़कर उसे ही अपने वश में कर लिया है। अब नायक अकेला पड़ गया। हाँ, बिल्कुल अकेला। और अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए बेताब वो एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाता है। क्या करता है? वो अकेले जाकर खजाने से कुछ सोने की सिल्लियां और अशर्फियां बोरों में भर लेता है, लेकिन लौटते समय कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, जब वो अपनी जीप में पीछे मुड़कर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन बोरों पर 6 नर कंकाल बैठे हुए हैं। हे भगवान! इस खौफनाक मंजर को देखकर वो गाड़ी से अपना नियंत्रण खो देता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो हकीकत और सपने के बीच की हर रेखा को मिटा देता है। मतलब? 9 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहता है और इस बेहोशी में वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। कहाँ? वो खुद को 300 साल पहले उसी मठ में पाता है। लेकिन अब मठ खंडर नहीं है, बल्कि एक भव्य और आलीशान जगह है। और वो खुद रेशमी कपड़ों और कीमती गहनों में है। और वहां उसकी मुलाकात होती है एक जीवित चंद्रा से। जीवित चंद्रा से? हाँ, जो एक उच्च कोटि की तांत्रिक भैरवी है। यह अनुभव पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा लगता है, पिछले जन्म की कोई याद। हाँ, लेकिन स्रोत में चंद्रा के जो शब्द हैं, वो इसे एक और भी गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाते हैं। क्या कहती है? वो नायक से कहती है, इस समय हम और तुम दोनों वर्तमान काल में हैं। वर्तमान के इस केंद्र पर 300 वर्षों का भूत और 300 वर्षों का भविष्य मिल रहा है। ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत। वो कह रही है कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस एक सीधी रेखा में नहीं चलती। शायद कोई गहरा प्यार या गहरा सदमा समय में एक रिसाव या झुर्री पैदा कर सकता है, जहां अतीत और भविष्य एक ही पल में मौजूद हो सकते हैं। उस अनुभव में नायक को पता चलता है कि 300 साल पहले उसका और चंद्रा का गहरा प्रेम संबंध था। अच्छा। और इसी प्रेम के कारण मठ का महंत ईर्ष्या में भरकर नायक की बलि दे देता है। ओह। चंद्रा कुछ नहीं कर पाती। उसके आखिरी शब्द होते हैं, मेरे कारण आज आपको बलि वेदी पर अर्पित होना पड़ रहा है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कभी ना कभी अवश्य मिलूंगी मैं। और ये एक वादा है जो 300 साल तक जिंदा रहता है। हाँ, और इसी वादे के साथ नायक की बलि दे दी जाती है। जब वो अस्पताल में होश में आता है तो पाता है कि उसकी आवाज जा चुकी है। वो बोल नहीं पाता? नहीं, वो गूंगा हो गया है। और कहानी का सबसे बड़ा मजाक ये होता है कि उसकी जीप से जो बोरे मिले थे उनमें सोना नहीं था। उनमें सोने की जगह सिर्फ ईंट पत्थर भरे थे। तो कोई उसकी कहानी पे विश्वास नहीं करता। कोई नहीं, उसे पागल समझ लिया जाता है। सालों बाद भी नायक उन्हीं सवालों में फंसा हुआ है। क्या वो सब एक भयानक सपना था जो उसके जुनूनी दिमाग ने गढ़ा था, या वो वाकई उसके पिछले जन्म का सच था? चंद्रा कौन थी? एक आत्मा, एक छलावा, या एक भूला हुआ प्यार? हाँ। और शायद इस कहानी की असली खूबी यही है कि ये कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देती। ये विज्ञान, मनोविज्ञान और अलौकिक अनुभवों के बीच की उस धुंधली रेखा पर खड़ी है जहाँ कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। सही बात है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और यथार्थ की हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं। क्या हर चीज का तार्किक जवाब मिलना ही जरूरी है, या कुछ अनुभव तर्क से परे होते हैं? बिल्कुल। और अंतिम विचार, इतने साल बाद भी नायक आज भी चंद्रा का इंतजार कर रहा है। उसे अब भी विश्वास है। उसे विश्वास है कि एक दिन वो जरूर मिलेगी और सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। ये कहानी इस एक सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या प्रेम और प्रतीक्षा समय की सीमाओं को सच में लांघ सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर 300 साल पहले किया गया एक वादा आज भी जिंदा है, तो इसका हमारे आज के जीवन और रिश्तों के लिए क्या मतलब हो सकता है? सही। क्या कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र को भी तोड़ देते हैं? पता नहीं। ये कहानी हमें इन्हीं अनसुलझे, बेचैन करने वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है, और शायद यही एक अच्छी कहानी की पहचान है।